ऑपरेशन व्हाइट वॉश एक ऐसी सीक्रेट मिशन जो दुश्मनों को हिला के रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है जवाहर टनल से। 2009 के कश्मीर के इस जवाहर टनल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जमने के कारण टनल बंद कर दिया जाता है। कोई हादसा ना हो पाए इसलिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही बर्फ हटाने का काम सौंप दिया जाता है और काम को तेजी से करने के लिए DRDO जिसे लास्टैक बोलते हैं यानी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को भी बुलाया जाता है इस काम को करने के लिए। उसी वक्त रॉ का एक सीनियर फील्ड ऑफिसर मौजूद था। वह ऑफिसर देखता है कि बर्फ हटाने के लिए लास्टैक टेट्रा व्हीकल का उपयोग किया जाता है। टेट्रा व्हीकल जो बहुत बड़ी व्हीकल होती है उसका उपयोग किया जाता है, जिसके पीछे एक विशालकाय आर्टिलरी गन जैसी कोई डिवाइस लगी है और जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। तभी रॉ का ये ऑफिसर काली के बारे में जानने के लिए लास्टैक के वैज्ञानिकों से बात करने लगता है। लास्टैक के वैज्ञानिक ऑफिसर उसको बताते हैं कि असल में ये आर्टिलरी गन जैसी दिखने वाली डिवाइस जिस पर काली लिखा है एक लेजर गन है, जिसकी मदद से टनल पर जमी बर्फ को छोटे छोटे हिमस्खलन लाकर बर्फ को हटाया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे अवलांचे लाकर बर्फ को हटाया जाएगा। तभी ये ऑफिसर ये सोचता है इस काली का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किया जा सकता है, यानी कि बॉर्डर एरिया पे इसका यूज किया जा सकता है। उसके दिमाग में ये भी आता है कि इसका प्रयोग सियाचिन ग्लेशियर जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वहाँ यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार वो कश्मीर से दिल्ली आते ही वो ऑफिसर अपने सीनियर से ये तकनीक के बारे में बताता है, लेकिन उसके सीनियर उस तकनीक को बेकार बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। पर रॉ का ये ऑफिसर हार नहीं मानता। कई महीनों तक लास्टैक और SAS यानी स्नो अवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिसर्च करने के बाद डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार करता है और उस समय रॉ के चीफ जो संजीव त्रिपाठी थे उन तक पहुंचा देता है। इस तकनीक को मान जाते हैं। उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन से बात करते हैं। उस समय NSA, MK नारायणन और रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए संजीव त्रिपाठी को NSA यह बात समझाने और मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसी दौरान रॉ और SAS के ऑफिसर्स 20,000 फीट ऊपर स्थित सियाचिन में इंडियन आर्मी के आर्मी बेस का दौरा करते हैं, जहां पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर साफ साफ दिखाई देता है। SAS के वैज्ञानिक पूरे एरिया की मैपिंग करके एक ट्रिगर पॉइंट को चुनते हैं, जिससे कि एक्सपेरिमेंट के बाद पूरा एरिया बर्फ के नीचे दब जाए और पाकिस्तान को एक सबूत भी ना मिले। ट्रिगर पॉइंट को चुनना और पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पेपर पर हो चुकी थी, लेकिन लास्टैक के वैज्ञानिकों के सामने कुछ चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी कि 10 टन से भी ज्यादा काली गन और उसको पावर देने वाली जनरेटर को 20,000 फीट ऊपर सियाचिन में ले जाना। दूसरी चुनौती तो इसके वाइब्रेशन और आवाज से इसके आसपास की बर्फ धस सकती है, जिससे कि काली के पास मौजूद सभी ऑफिसर और वैज्ञानिक मारे जा सकते हैं। इसीलिए ये तय किया गया कि काली का प्रयोग जमीन पर नहीं बल्कि एयर प्लेटफॉर्म यानी आसमान से किया जाएगा, और जिसके लिए रॉ का एविएशन एयर विंग आर्क और इंडियन एयरफोर्स के 2 विशालकाय प्लेन्स IL-76 का उपयोग किया गया। दोनों ही IL-76 प्लेन्स को कटक के एयर बेस पे ले जाया जाता है। काली 5000 लेजर वेपन को लगाया जाता है। यह काली 5000 लेजर वेपन उस काली गन के कई गुना शक्तिशाली है जो रॉ ऑफिसर ने जवाहर टनल पर देखा था। काली लगाने के बाद दोनों IL-76 प्लेन्स को सराश्वर एयर बेस ले जाया जाता है और जाकर पार्क कर दिया जाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को तैनात कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के लिए D-Day चुना जाता है 7 अप्रैल 2012 दोपहर के 12 बजे। इस ऑपरेशन के लिए दोपहर का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि सियाचिन में ज्यादातर नेचुरल हिमस्खलन यानी एवलांच दोपहर के समय ही आते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन दोपहर के समय एयर प्लेटफॉर्म से होना था, इसलिए पोलराइजेशन और हाई प्रिसिजन शूटिंग जैसे तकनीकों का समस्या आ रहा था। इस तथ्य को सुलझाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च के वैज्ञानिकों की सलाह ली जाती है। तो वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की स्टडी करके सुझाव देते हैं कि इस ऑपरेशन सुबह या शाम किया जाए। प्रोजेक्ट के सभी लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च के वैज्ञानिकों के अनुसार ऑपरेशन का समय बदलकर सुबह 4 बजे कर देते हैं। अब ऑपरेशन व्हाइट वॉश 7 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे होना था। इसी प्रकार D-Day के दिन काली लैस दोनों IL-76 प्लेन सराश्वर एयरबेस से उड़ान भरते हैं और सियाचिन से पहले ही निर्धारित कोऑर्डिनेट्स पर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके साथ इंडियन एयरफोर्स का आवास रडार बेस IL-76 आवास अपने चारों तरफ एक बीम फेंकता है, जिसे दुश्मनों या पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पे नजर रखा जा सके। लोगों से 2 सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट सुबह 2 बजे से तैयार थे। ये 2 एयरक्राफ्ट इंसेप्टर्स के लिए जो स्कैन कर सके और दुश्मनों से
लड़ने के लिए यूज किया जा रहा था। ग्वालियर से 6 मिराज फाइटर जेट IL-76 के आसपास एरिया को स्कैन कर सके और इसकी सुरक्षा कर सके, इसके लिए यूज किया जा रहा था। कश्मीर की सीमा में घुसते इन प्लेन्स की ऑयल ना खत्म हो, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की IL-78 प्लेन्स IL-78 भी पोजिशनिंग ले लेता है, ताकि अगर एयर फ्यूल खत्म हो तो उससे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सके। इसे बोलते हैं मल्टी लेवल सिक्योरिटी। आगे आवाज, फिर सुखोई फाइटर प्लेन्स, देन मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट, फिर IL-76 काली बेस एयरक्राफ्ट, इसके बाद IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। इधर सास के विज्ञानी की एक टीम सैटेलाइट डाटा रिसेप्शन सेंटर और 3D टेरेन विजुअलाइजेशन सेंटर से मिली डेटा को विश्लेषण करने के बाद एक ट्रिगर पॉइंट मार्क कर चुके थे। 7 अप्रैल के सुबह के 4 बजते ही IL-76 प्लेन में लगी काली गन 30,000 फीट की ऊंचाई से ट्रिगर पॉइंट पर 100% प्रिसीजन से लेजर शूटिंग शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद लगभग 5:40 पर सियाचिन में ऑब्जर्वेशन टीम को हिमस्खलन की आवाजें सुनाई देती हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर पर हिमस्खलन शुरू हो चुका था, जिसकी तेजी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पाकिस्तान आर्मी इस एवलांचे को देखते ही अपने आर्मी के जवानों को अलर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से गिरती हजारों टन बर्फ को उनको कोई मौका नहीं देती। 10 से 15 मिनट में ही पाकिस्तान आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर 80 से 100 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार उनके 124 फौजी मारे जाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के अनुसार इसमें पाकिस्तानी आर्मी के 130 से भी ज्यादा आर्मी जवान मारे गए थे। अगले ही दिन हिमस्खलन की खबरें पाकिस्तानी मीडिया पे टॉप पर थी और कुछ न्यूज चैनलों ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं यह कोई प्राकृतिक हिमस्खलन नहीं बल्कि भारत द्वारा किया गया एक लेजर बीम एक्सपेरिमेंट है। उनके अनुसार भारत बहुत समय से लेजर तकनीक से हिमस्खलन लाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें वो पूरा सफल हो चुका है। पाकिस्तान इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन तक ले जाना चाहा, पर वो नाकामयाब रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।